नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम कैप्लिन पॉइंट ये जो स्टॉक है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका जो बिजनेस है उनका फार्मास्यूटिकल ये जो इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड बिजनेस है। तो हम कंप्लीट जो बिजनेस मॉडल है उसके डिटेल जानेंगे, उनके फाइनेंशियल वैल्यूएशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट्स है, इनसे उनके जो रेवेन्यूज आ रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे उनके प्लांट्स है, उनका क्या बेसिकली स्ट्रैटेजी है। तो इस सब के बारे में ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या आप चैनल पे नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यही चैनल पे सारे जो डिटेल एनालिसिस है, जो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं, ये सब के बारे में ये चैनल पे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो कैप्लिन पॉइंट का बिजनेस है उसके क्या क्या बेसिकली डिटेल्स है। यदि आपको कैप्लिन पॉइंट के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो आप तिजोरी फाइनेंस ये जो वेबसाइट है उसका यूज़ कर सकते हो। ये वेबसाइट पे आपको काफ़ी अलग अलग जो फाइनेंशियल्स के डिटेल्स है उसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हो, तो कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन ये दोनों लेवल पे आपको उनकी बैलेंस शीट मिलेगी। 2011 टू 2019 यानी आप देखोगे तो 7 to 8 ईयर्स की जो बैलेंस शीट है इसको आप कंपेयर कर सकते हो। टोटल असेट्स कितने हैं, उनके करंट असेट्स कितने हैं, लायबिलिटी की क्या डिटेल्स है, ये जो सारे डिटेल्स है आप तिजोरी फाइनेंस ये वेबसाइट पे देख सकते हो। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट ये भी आप स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड लेवल पे देख सकते हो। उसमें आपको सेल्स दिख जाएंगे, टोटल उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन्स कितने हैं, या इसके अलावा टैक्स उन्होंने कितना पे किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी क्या है, या नेट प्रॉफिट क्या है, ये जो सारे डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लोज होते हैं, तो कैश फ्लोज के भी डिटेल्स आपको स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड लेवल पर मिलेंगे। यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, इन्वेस्टिंग कितना है, फाइनेंसिंग कितना है, इसमें उन्होंने आपके लिए फ्री कैश फ्लोज जो है वो भी कैलकुलेट किया है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में रेशो एनालिसिस में भी आप देखोगे तो काफी अलग अलग तरीके के रेशो एनालिसिस उन्होंने किया है। इसका मतलब यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी, टोटल मार्जिन्स कितना है उनका, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, डेट टू इक्विटी रेशो, कैश कन्वर्जन साइकिल, असेट टर्नओवर रेशो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशोज होते हैं जब भी आप कोई भी स्टडी करते हो कोई कंपनी का। तो ये जो सारे डिटेल्स है आपको तिजोरी फाइनेंस ये जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे। क्वार्टरली के जो रिजल्ट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर दी है, जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अभी हम ये देखते हैं कि कैप्लिन पॉइंट का जो बिजनेस है वो बेसिकली उन्होंने कैसे शुरू किया था। तो कैप्लिन पॉइंट का ये जो बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये जो सेक्टर है उससे रिलेटेड है। वो अलग अलग तरीके के जो ड्रग्स है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्टेबल्स लगते हैं उसका भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो बिजनेस है या ये जो कंपनी है वो सीसी पार्थिपन इन्होंने 1990 में शुरू की थी। और ये कंपनी शुरू करने के पहले मिस्टर सीसी पार्थिपन इन्होंने 1985 से जो प्रोटीन के टॉनिक्स होते हैं वो पहले बेचते थे, और बाद में 94 में उन्होंने स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की। और ये जो लिस्टिंग से उनको जो फंड मिला था उन्होंने आगे जाके इसको इन्वेस्ट किया। अलग अलग जो फॉर्मुलेशन है वो पहले वो मैन्युफैक्चर करते थे, और बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ये जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसकी जो क्वालिटी थी उसके रिगार्डिंग काफ़ी बड़े इश्यूज आ गए थे। उनके जो कस्टमर्स है उन्होंने उनके जो सारे कंसाइनमेंट्स है उनको रिजेक्ट कर दिया, और इनको आप देखो तो काफ़ी बड़ा लॉस हो गया। और इसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो वो समय में मिस्टर सीसी पार्थिपन इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस भर सके। इसके रिगार्डिंग एक फोर्ब्स का आर्टिकल है, उसमें आप देखोगे तो उन्होंने मेंशन किया है कि मिस्टर सीसी पार्थिपन इनकी जो हिस्ट्री है, यानी उन्होंने कैसे कंपनी को शुरू किया, क्या क्या अलग अलग जो स्ट्रगल्स है उन्होंने यहाँ पर फेस किए, इसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाद में आप देखो तो ये जो उनकी इनिशियल स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। और इसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो पहले जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनका जो मेजरली फोकस था वो आप देखो तो यूएस में था। इसका मतलब वो क्या करते थे कि इंडिया में उनके प्लांट्स थे सारे, और जो फॉर्मुलेशंस होते हैं यानी जो एंड प्रोडक्ट होता है या जो ड्रग्स होते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके वो यूएस में एक्सपोर्ट करते थे। पर यहाँ पर आप देखोगे तो जो बाकी कंट्रीज है जैसे कि लैटिन अमेरिका या जो अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पर किसका भी फोकस नहीं था। और इसके रिगार्डिंग बेसिकली दो रीजंस थे। पहला ये रीज़न है कि ये जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि सन फार्मा हो गया या लुपिन है या इसके अलावा डॉक्टर रेडीज है वो काफ़ी बड़ी कंपनीज थी, और इसीलिए जो मेजर उनका फोकस था वो यूएस पे था, और जो बाकी कंट्रीज है उस पर उनका फोकस नहीं था। और सेकेंड यहाँ पर और एक रीज़न था कि ये जो अलग अलग कंट्रीज है जैसे कि लैटिन अमेरिका स्पेसिफिकली कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज,
यहाँ पर काफ़ी अनस्टेबल कंट्रीज़ है क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी भी ज़्यादा है। इसके रिलेटेड एक मिस्टर सीसी पार्थिबन, उनके साथ भी इंसिडेंस हुआ था। बेसिकली उनको गन पॉइंट पे रखा गया था, तो फिर भी उन्होंने ये जो रिस्क है वो लिया और बाद में आप देखोगे तो उन्होंने ये जो रिस्क है उसका काफ़ी अच्छे से रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखो तो कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है यानी जो बिजनेस शुरू करता है, इनिशियली उसमें कुछ रिस्क होते हैं, पर वो सपोज ये जो रिस्क है उसको मैनेज करता है तो आगे जाके आप देखो तो जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग में भी आप देखो तो सेम फॉर्मूला यूज होता है। आपको रिस्क समझना चाहिए आप जब इन्वेस्ट करते हो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में, और उसके सामने आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये जो सारा सपोज आप मैनेज करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी अच्छी तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कर सकते हो और उससे काफ़ी अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। 2001 में सीसी पार्थिबन इन्होंने एंगोला, ये जो कंट्री है जो अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने एंटर किया और कंप्लीटली उनका जो मॉडल था या जो बिजनेस था उसमें टर्न अराउंड आ गया। बाद में उन्होंने काफ़ी अलग अलग डेवलपमेंट्स किए, इसके बारे में हम आगे जाके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 2005 में उन्होंने चाइना से आउटसोर्स करना शुरू किया। तो ये भी उनका एक यूनिक स्ट्रेटजी है जिसमें उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो असेट लाइट रखा, यानी उनका जो मेजर फोकस था वो आउटसोर्सिंग का था, यानी वो किसी और से उनके जो प्रोडक्ट्स है यानी जो फाइनल फॉर्मुलेशंस है जिसको ड्रग्स भी कहा जाता है, जो उन्होंने चाइना से मैन्युफैक्चर किया। और बाद में ये जो ड्रग्स है वो आप देखोगे तो उन्होंने आगे जाके ये जो अलग अलग कंट्रीज है जैसे कि लैटिन अमेरिका की कंट्रीज या जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो वहां पर वो उसको सेल करते थे। तो ये आप देखो तो काफी यूनिक स्ट्रेटजी है और इसीलिए आप देखो तो उनके जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उनका मेजर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। वो एक थर्ड पार्टी से यहाँ पे उनके जो सारे ड्रग्स है उनको प्रोड्यूस करते थे या उसका मैन्युफैक्चर करते थे। और आगे जाके ऐसी जो लैटिन अमेरिका या अफ्रीकन की जो कंट्रीज है वहां पर आप देखोगे तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर लिया या जो फार्मेसीज है उनके साथ उन्होंने टाई अप कर लिया। कंप्लीट जो वैल्यू चेन है उसको उन्होंने एस्टैब्लिश किया, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गया या इसके बाद एक्सपोर्ट हो गया, बाद में वो कंट्रीज में जाके इंपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का सेटअप करना, जो रिटेलर्स है उनके साथ टाई अप करना। तो ये जो पूरा वैल्यू चेन है वो कैप्लिन पॉइंट ने सेटअप किया। इसीलिए आप कैप्लिन पॉइंट के मार्जिन देखोगे तो वो काफी बेटर मार्जिन से कंपेयर टू बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर्स है। बाद में 2006 में आप देखो तो उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की जो कंट्रीज है वहां पे उन्होंने एंटर किया। 2014 में उन्होंने इंजेक्टेबल के जो यूनिट्स है उनका प्रोडक्शन का शुरुआत किया। 2017 में उनको यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला। तो यहाँ पे उनके बेसिकली इंडिया में 2 प्लांट्स है, एक जो प्लांट है वो स्पेसिफिकली यूएस के लिए है, इसके बारे में आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाद में 2018 में आप देखोगे तो उन्होंने फर्स्ट जो कमर्शियल शिपमेंट है वो यूएस में भेजा, जो बेसिकली उनके इंडियन प्लांट में मैन्युफैक्चर हुआ था। और उसके बाद में 2019 में उन्होंने कैप्लिन स्टेराइल ये उनका एक सेपरेट सब्सिडरी लॉन्च किया जिसमें फिडेलिटी ने इन्वेस्ट किया, 25% का उन्होंने स्टेक लिया है। इसके डिटेल्स हम आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आप उनका कंप्लीट बिजनेस मॉडल देख सकते हो। तो यहाँ पे कैप्लिन पॉइंट के जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इंडिया में उनके 2 प्लांट्स है और वो सारा बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से करवाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इंडिया में भी उनके जो प्लांट्स है उसके अलावा भी जो बाकी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स है उससे वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। और ये जो सारा मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली वो आगे जाके यूएस में, लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में आगे जाके सेल करते हैं। और करंटली उनके जो रेवेन्यूज है उसमें से 86% के जो रेवेन्यूज है वो लैटिन अमेरिका से आ रहे हैं, 8% के रेवेन्यूज यूएस से आ रहे हैं और 6% के जो रेवेन्यूज है वो अफ्रीका से आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 75% के रेवेन्यूज उनके जेनेरिक से आते हैं और 25% के जो रेवेन्यूज है वो ब्रांडेड जेनेरिक से आते हैं। और कंपनी का ये फोकस है कि आगे जाके उनको ब्रांडेड जेनेरिक्स में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन थोड़े बेटर है। और यहाँ पर आप उनका टोटल वैल्यू चेन देखोगे तो 70% उसमें डिस्ट्रीब्यूशन से उनके रेवेन्यूज आते हैं, 20% उनके जो रेवेन्यूज है वो उनके फार्मेसी से आते हैं। उन्होंने अलग अलग टाइप्स किए फार्मेसी से लैटिन अमेरिका में। और जो 10% के रेवेन्यूज है वो उनके टेंडर के बिजनेस से आते हैं, यानी यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और इसका क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो तो 2012 में उनका सारा जो फोकस था वो जेनेरिक्स में ही था, यानी 95% के उनके जो रेवेन्यूज थे वो जेनेरिक्स से आते थे। जेनेरिक्स इसका मतलब जो एक्चुअल में ब्रांडेड ड्रग होता है उसका ही वो कॉपी होता है। और इसमें जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है उसमें आप देखो तो उससे ही जो कस्टमर होते हैं वो बेसिकली खरीदते हैं। और इसीलिए आपको लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल में कंपनी का स्ट्रैटेजी थोड़ा उन्होंने चेंज किया है, जेनेरिक्स से वो शिफ्ट हो रहे हैं ब्रांडेड जेनेरिक्स में, जहां पर आप देखो तो जो मार्जिन है वो जेनेरिक्स के कंपैरिजन में थोड़े बेटर है। और यहाँ पर कैप्लिन पॉइंट अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑप्थेल्मिक्स, लिक्विड ओरल्स, इसके अलावा सॉफ्ट जेल,
या जो पाउडर होता है इंजेक्शन में, तो ये ऐसे बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर आप उनके इंडिया के जो 2 प्लांट्स है उसके डिटेल्स देख सकते हो। तो एक जो प्लांट है वो उनका पुदुचेरी में है, जो CP1 प्लांट है, और जो दूसरा प्लांट है वो आप देखोगे तो वो चेन्नई में है। तो ये जो चेन्नई का प्लांट है जिसमें वो इंजेक्टेबल्स और ऑफ्थेल्मिक बनाने वाले हैं, इसका जो एक्सपोर्ट होगा वो यूएस में एक्सपोर्ट होगा। कैप्लिन पॉइंट का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें से जो 60% का एक्सपोर्ट है वो उनका इंडिया में से होता है, और टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 40% के जो एक्सपोर्ट्स है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं CP1 और CP4 प्लांट में। और बचा हुआ जो 20% आप देखोगे तो वो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया में फार्मास्यूटिकल की, उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से करते हैं और आगे जाके उनको सेल करते हैं लैटिन अमेरिका, US और अफ्रीका में। और जो बचा हुआ 40% का मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से करते हैं। और यहाँ पर जो चाइना में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, वो बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट है या जो फाइनल ड्रग है जिसको फॉर्मुलेशन भी कहा जाता है। तो जनरली इंडियन जो कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनका स्ट्रैटेजी क्या है कि वो चाइना से API मंगाते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल हो गया फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, और बाद में आगे जाके जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो फॉर्मुलेशन डेवलप करती है और उसको US में एक्सपोर्ट करती है। पर यहाँ पर कैप्लिन पॉइंट ने थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी यूज किया है। उन्होंने API के जगह जो फाइनल प्रोडक्ट है यानी जो फॉर्मुलेशन है वही वो चाइना में डायरेक्टली बना के आप देखोगे तो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और US के कंट्रीज में। और इसके अलावा उन्होंने चाइना में एक पार्टनरशिप भी किया है जॉइंट टाउन से, जहाँ पर बेसिकली जॉइंट टाउन ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाला है, और उसके रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी या बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग लगेगा वो आप देखोगे तो कैप्लिन पॉइंट प्रोवाइड करने वाला है, और इसमें वो बेसिकली API का मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इसके बाद में आप उनका करंटली टोटल R&D का स्पेंड देखोगे, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। तो 2014 में उनका जो स्पेंड था R&D का वो सिर्फ 1% का था कंपेयर टू उनके रेवेन्यूज, जो फिलहाल में आप देखोगे तो 9% का हुआ है। इसके अलावा कैप्लिन पॉइंट का जो R&D का टीम है वो 2014 में सिर्फ 61 का था, जो 2020 में 362 का हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो तो कंपनी का जो फोकस है वो उनका काफी R&D में फोकस है। इसके अलावा कैप्लिन पॉइंट और एक प्लांट लगा रहा है चेन्नई में API के लिए स्पेसिफिकली। तो इसके रिगार्डिंग जो टेस्टिंग का प्लांट है यानी जो किलो स्केल का प्लांट है वो हैदराबाद में वो टेस्टिंग कर रहे हैं, और बाद में आगे जाके जो कमर्शियल प्लांट होगा वो चेन्नई में आएगा। करंटली आप कैप्लिन पॉइंट के टोटल ANDA के फाइलिंग्स देखोगे तो उन्होंने करंटली 17 फाइलिंग्स किए हैं, जिसमें से 9 फाइलिंग्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट 3-4 साल में 35 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है। अभी हम उनके फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो उनके जो टोटल रेवेन्यूज है वो 2014 टू 2020 में 31% CAGR यानी काफी एक हाई रेट से उनके जो रेवेन्यूज है वो उन्होंने ग्रो किए हैं। इसके बाद में आप उनका EBITDA देखोगे यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, वो 40% से ग्रो हुआ है लास्ट 6 ईयर्स में। तो यहाँ पर भी आप देखो तो उन्होंने काफी तेजी से ग्रो किया है। सिमिलरली पैट भी ग्रो किया है, और फिलहाल में 2020 में उनके जो EBITDA के मार्जिन है यानी कंपेयर टू उनके टोटल सेल्स जो 33% के है, तो 33% के EBITDA का मार्जिन आप देखो तो काफी वो अच्छे मार्जिन है। और इसका एक रीज़न ये भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि उनका जो कंप्लीट वैल्यू चेन है यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का वो सारा कैप्लिन पॉइंट कंट्रोल करता है, और इसीलिए उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी बेटर है। इसके बाद में आप उनका ROCE देखोगे यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो और ये जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको कितना रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसको बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो कैप्लिन पॉइंट का 2014 टू 2017 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा था, 70% का था, और बाद में 2020 में आप देखो तो थोड़ा डिक्रीज हुआ है, फिलहाल में वो 36% का है। और इसका एक रीजन ये है कि फिलहाल में कैप्लिन पॉइंट काफी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, जो बेसिकली उनका US का प्लांट है, यानी US में एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक प्लांट बनाया है। तो ये जो प्लांट है उसमें आप देखोगे तो जो कैपेक्स है और जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उसके रिलेटेड कैप्लिन पॉइंट ने ऑलरेडी 400 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। और यहाँ पे उनका जो टारगेट है 2014 में आप देखोगे तो जो उनका टॉप लाइन था यानी उनके जो रेवेन्यूज थे वो 2019 में बॉटम लाइन हुआ, यानी उनके प्रॉफिट्स बन गए। और जो नया टारगेट है उनका कि जो उनके जो 2016 के टॉप लाइन है यानी रेवेन्यूज वो 2020 में आप देखो तो उनके प्रॉफिट बनने चाहिए, ये उनका नया टारगेट है। और फिलहाल में आप देखो तो कंपनी का कैश जनरेशन भी अच्छा है, उनके पास 283 करोड़ का फिलहाल में कैश इन हैंड है। यहाँ पर आप उनके US के बिजनेस के डिटेल्स देख सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने करंटली 400 करोड़ का ऑलरेडी कैपेक्स और ओपेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट 5 ईयर्स में,
और अलग अलग उन्होंने जो प्रोडक्ट्स है उनको लॉन्च किया है। टोटल यहाँ पर उन्होंने 4 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे तो उनका टोटल 7 to 12% का मार्केट शेयर है। और ये जो वो यूएस में एक्सपोर्ट करने वाले हैं, यानी जो ड्रग्स हो गए वो बेसिकली ऑफ्थैल्मिक्स और इंजेक्टेबल्स हो गए। इसमें आप देखो तो अगस्त 2020 में उनका प्लान है कि और जो 5 नए प्रोडक्ट्स है उनको लॉन्च करने के लिए। इसके रिलेटेड उनको जो यूएस एफडीए का अप्रूवल है वो ऑलरेडी मिल गया है। और जो करंट कैपेसिटी है उसमें आप देखोगे तो वो नया लाइन शुरू करने वाले हैं, और इसमें से जो उनका जो करंट कैपेसिटी हो जाएगा वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा जो CP4 का उनका प्लांट है। और इसके रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक सेपरेट सब्सिडरी क्रिएट किया है कैप्लिन स्टेराइल का, तो इसके डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो उनका सब्सिडरी है उसमें आप देखोगे तो 8th रोड वेंचर्स और F प्राइम कैपिटल इन्होंने मिलकर 218 करोड़ का माइनॉरिटी स्टेक लिया है, जो बेसिकली 25% का आप देखोगे तो उनका टोटल इक्विटी आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो तो कैप्लिन पॉइंट का जो फिलहाल का बिजनेस मॉडल है वो फिलहाल में थोड़ा उसको चेंज कर रहा है। उनका मेजर फोकस पहले आप देखो तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कंट्रीज में था, अभी वो उनका जो फोकस है वो यूएस में करने वाले हैं। और कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि आगे जाके उनका फ्यूचर में मेजर जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट्स का या रेवेन्यूज का वो यूएस से ही आने वाला है। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी अलग अलग जो ANDAs है वो भी फाइल किए हैं। और कंपनी के अकॉर्डिंगली ये जो कंप्लीट यूएस का अपॉर्चुनिटी होगा वो लगभग $2.7 बिलियन इतना हो सकता है। यानी कैप्लिन पॉइंट की साइज की जो कंपनी है उसके रिलेटेड ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो सपोज वो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं तो आगे जाके आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रोथ आ सकता है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि वो चाइना में एंटर करने वाले हैं, जहाँ पे उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है जिसका नाम है जॉइंट टाउन फार्मास्यूटिकल। तो बेसिकली वो इनका एक पार्टनर होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पे उनके जो ऑलरेडी यूएस के जो प्रोडक्ट्स है जिसको अप्रूवल मिला है या जो उन्होंने फाइलिंग किया है वो जो सारे प्रोडक्ट्स है वो चाइना में भी सेल करने वाले हैं। इसके अलावा जो API है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो भी वो आगे जाके चाइना में सेल करने वाले हैं। अभी हम कैप्लिन पॉइंट के इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बाद में हम उनके रिसीवेबल डेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पर आप उनके रेवेन्यू के डिटेल्स देख सकते हो, जो YOY बेसिस पे 23% का इंक्रीज हुआ है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं है, 2% का ही चेंज है। EBITDA में 9% का चेंज हुआ है, और बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 6% का, और एक्चुअली में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे रिडक्शन आया है। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन भी देखोगे या EBITDA के भी मार्जिन देखोगे तो यहाँ पर रिडक्शन आया है। तो ये मार्जिन कम होने की कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। इसके रिगार्डिंग कंपनी ने क्या किया है कि HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उसको एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि कोविड को ट्रीट करने के लिए इसका यूज होता है। पर उन्होंने यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं रखे हैं क्योंकि यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये उन्होंने जो एक्सपोर्ट किया है जैसे कि लैटिन अमेरिका की या जो अफ्रीकन कंट्रीज है, तो यहाँ पर की जो गवर्नमेंट्स है उनके साथ गुडविल इंक्रीज करने के लिए बेसिकली कैप्लिन पॉइंट ने ये स्टेप लिया है और कोई भी मार्जिन नहीं रखा है। इसीलिए उनके जो टोटल प्रॉफिट मार्जिन से वो अफेक्ट हो गए हैं। पर कंपनी को ये लग रहा है कि सपोज कंपनी गुडविल इंक्रीज करती है ये जो अलग अलग कंट्रीज के आप देखो तो गवर्नमेंट्स है उनके साथ, तो आगे जाके फ्यूचर में उनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे टेंडर मिल सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग इमीडिएटली उनको एक ऑर्डर भी मिला है जो टोटल $6 मिलियन का है। अभी हम कैप्लिन पॉइंट के रिसीवेबल डेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैप्लिन पॉइंट का आप देखो तो 2014 to 2016-17 रिसीवेबल डेज काफी कम था, क्योंकि कैप्लिन पॉइंट जो कंप्लीट सप्लाई चेन था उसको कंट्रोल करते थे, यानी उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उससे वो एडवांस में पैसे ले लेते थे। कैप्लिन पॉइंट फिलहाल में अपना जो बिजनेस मॉडल है उसमें थोड़ा चेंज कर रही है, क्योंकि अभी ये जो थोड़ी बड़े साइज की कंपनी हो गई है, तो इसलिए वो क्या कर रही है कि जो टेंडर्स होते हैं यानी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने टाई अप किया है, और बेसिकली यहाँ से उनको एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ग्रोथ जो है वो आ सकता है। पर यहाँ पर एक इशू ये आ जाता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट उनको कोई भी एडवांस नहीं देता, इसीलिए उनके जो रिसीवेबल डेज है वो आप देखो तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर ये मुझे थोड़ा निगेटिव लग रहा है कंपनी के बाद में। मैनेजमेंट तो ये कह रहा है कि उनको एक्सपांड करने के लिए ये फिलहाल में ज़रूरत है, पर रिसीवेबल डेज का इंक्रीज होना बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं है। रिसीवेबल डेज का मीनिंग ये है कि सपोज मैं आज सेल करता हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे कैश कभी मिलता है वो सेल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देखो तो कैप्लिन पॉइंट का जो रिसीवेबल डेज है वो लगभग 84 to 95 का हो गया है 2020 में, और यहाँ पर ये थोड़ा एक निगेटिव है कंपनी के लिए। टोटल कैपेक्स भी आप देखो तो कैपेक्स उनका कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है,
क्योंकि फिलहाल में वो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया में उनका जो नया प्लांट आ रहा है, यहाँ पे आप देखो तो कैप्लिन स्टराइल उन्होंने एक सेपरेट सब्सिडरी भी क्रिएट की है जिसमें वो इंजेक्टेबल्स और ऑफ्थेल्मिक मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और बाद में आगे जाके उसको एक्सपोर्ट यूएस में करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने काफी ज्यादा हैवी कैपेक्स भी किया है और इससे कंपनी को ये एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके फ्यूचर में उनको काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए आप देखोगे तो उनका जो 2016 का टॉप लाइन यानी रेवेन्यूज है वो कंपनी को ये एक्सपेक्टेड है कि 2022 में बॉटम लाइन हो जाएगा यानी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिलहाल में तो आप देखो तो कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोई भी डेट भी नहीं है। जो ग्रोथ है वो भी आप देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। फिलहाल में जो स्टॉक है वो थोड़ा मूव हो गया है यानी रैली हुआ है। करंटली आप देखो तो जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल के जो स्टॉक्स है यहाँ पर काफ़ी रैली हो गया था। तो फिलहाल में तो मैं वेट करूँगा और ये जो कंपनी है उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक कंसर्न ये लग रहा है कि जो रिसीवेबल के डेज है वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं और वो आगे जाके जो बिजनेस करने वाले हैं स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के साथ या जो टेंडर बेस्ड जो बिजनेस होगा, तो ये जो बिजनेस है उससे वो बेसिकली कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखना होगा। फिलहाल में उसके रिलेटेड मुझे क्लैरिटी नहीं है और जनरली मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा अवॉइड करता हूँ। क्या आप आपके पोर्टफोलियो में कैप्लिन पॉइंट का जो स्टॉक है वो होल्ड कर रहे हो, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यदि आप कोई दूसरा स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग आपका जो ओपिनियन होगा आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। या इसके अलावा भी आपको कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए होगी, जैसे कि आपने मुझे कैप्लिन पॉइंट के रिगार्डिंग एनालिसिस करने के लिए पूछा था, तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक होगा तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। ये जो स्टॉक होगा उसमें मैं मेरा जो ओपिनियन होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। उन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आप फ्यूचर में भी जाके देख सकते हो। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मैंने एनालिसिस किया है कैप्लिन पॉइंट का उससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।